नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे युवाओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हुई तेज। दिल्ली में हुई पहली बैठक। देहरादून में हो सकती है 14 या 15 जुलाई को दूसरी बैठक। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने साधा निशाना। कहा, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है काम, कर्ज में डूबा हुआ है प्रदेश। काठमांडू के भारतीय दूतावास में तैनात रामनगर निवासी सीआईएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सूचना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। 3 दिन पहले जवान दीपक अधिकारी को गोली लगने से हुई थी मौत। उत्तराखंड में बारिश से आफत। टिहरी में कार के ऊपर गिरा पत्थर, 1 की मौत, 3 घायल। अब खबरें विस्तार से। अब खबर देहरादून से है, जहां स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम 2022 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे युवाओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्टार्टअप ग्रांट की पुरस्कार धनराशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की घोषणा की। साथ ही स्टार्टअप का मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 और एसटी विकलांग के लिए भत्ता 20,000 मासिक किए जाने की भी घोषणा की। देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है और जारी रखेंगे उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। प्रोत्साहन राशि 15,000 मिलती थी, उसको 20,000 जो SC ST और विकलांग के क्षेत्र में 15,000 से 20,000 किया है। मतलब कि मैं आज से 4-5 साल पहले की जर्नी आपको बता दूं, जहाँ पे सारा कुछ मैन्युअली होता था। तो उस सब चीज़ों को मैंने ऑटोमेशन करने के लिए स्टार्टअप मैंने ओपन करा, जिसमें कि स्कूल्स की जितनी भी डेली ऑपरेशनल टास्क है, चाहे भले ही वो फीस लेना हो, चाहे बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो। और फिर लॉकडाउन में क्या हुआ कि स्कूल्स का कनेक्शन जो है बच्चों से और टीचर्स से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली स्कूल्स ने बच्चों को पढ़ाया भी और बच्चों के रिजल्ट्स एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करा, बच्चों से फीस भी ली। तो बेसिकली हमारा ERP में 30+ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि सारे ही डेली ऑपरेशनल टास्क जो है वो स्कूल्स के होते हैं। और आज मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित करा गया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ स्टार्टअप उत्तराखंड का कि उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करा हमारे इस एफर्ट्स को। मेरा स्टार्टअप जो है वो जो हमारी स्मॉलर सिटीज़ हैं, Tier 3, Tier 4 लाइक खटीमा, नारामता एंड सितारगंज, वहाँ पे हाइपर लोकल डिलीवरीज़ का हम लोग का मेन जो है स्टार्टअप है। अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने 1 करोड़ का GMV क्रॉस किया है, यानी उस एरिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस दिया है। जिसके बाद जो लोगों को लगता था कि उस एरिया में कौन ही यूज़ करेगा डिलीवरी सर्विसेज को, कौन ही मंगाएगा, बट हम लोगों ने इस चीज़ को ये साबित किया कि हर जगह पे स्कोप अवेलेबल है और हम लोग
हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब अपने स्टार्टअप की काम करने की हमने जब ठानी तो हमने सबसे पहले चुना कि हम क्यों ना उत्तराखंड ही जाएं, और हमारा प्रयास यही है कि उत्तराखंड के छोटे छोटे जो गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रोजगार हम उत्पन्न करें। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है। ए से लेके जेड तक काफी कुछ सीखने को मिला है स्टार्टअप उत्तराखंड के विभिन्न प्रयासों की ओर से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर दिल्ली में पहली बैठक आयोजित हुई। कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई ने कहा कि इस मीटिंग में सिर्फ आधारभूत मुद्दों पर चर्चा की गई है, साथ ही इसके आयाम, प्रभाव, दायरे, संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य मौजूद रहे। वहीं दिल्ली पहुंचते ही समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उम्मीद है कि कमेटी कम से कम समय में रिपोर्ट दे देगी। कमेटी की रिपोर्ट पर उत्तराखंड की जनता अपनी राय रखेगी, फिर उत्तराखंड में इसे लागू करने के लिए समुचित विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। वहीं देहरादून में दूसरी बैठक 14 या 15 जुलाई को आयोजित हो सकती है। कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस आम चुनाव से पहले संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसमें अपना जनादेश दिया है, उन्होंने मोहर लगाई है और उसको लेकर हमने कमेटी बना दी है और कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। कमेटी की पहली मीटिंग हो गई है, वो आप लोगों की जन सुझाव भी कमेटी लेगी, सभी जो हितधारक हैं उनसे बात करेगी, उसके बाद ड्राफ्ट बनाएगी और ड्राफ्ट बनते ही हमारी सरकार उसको लागू करेगी। अब जल्दी हमने 6 महीने का समय रखा है। 6 महीने में कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, अभी अन्य मीटिंगें होंगी, इसके बाद जन सुझाव भी मांगेंगे, जन संवाद करेंगे और कमेटी के लोगों के उसके बाद ड्राफ्ट बनाएगी कमेटी, उसको लागू करेंगे। देखिए, हमने पिछले 1 वर्ष में, चूंकि 3 महीने लगभग चुनाव में रहे हैं, उसके अलावा जो भी समय मिला है वो सारा का सारा हमने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया है, एक आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं की कांवड़ में आने की संभावना है। ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि हर कांवड़ यात्री उत्तराखंड में एक पौधा लगाकर जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे ताकि हमारी इकोलॉजी में सुधार हो सके। नहीं, शिव भक्त आएंगे तो चूंकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं, इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, एक हमारा एक अनुरोध है सबसे। धामी सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रुद्रपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राज्य सरकार पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जो लेखा जोखा सरकार की ओर से पेश किया गया था वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश का कूल पैड व्यक्ति लगभग 95,000 के कर्ज में डूबा हुआ है और कैग की रिपोर्ट में भी सब कुछ सामने आ चुका है। और जिस तरह से राज्य लगातार कर्ज में डूब रहा है, जिस तरह से जीएसटी को खत्म किया गया है, जो में क्षतिपूर्ति मिलती थी राज्यों को, उसको समाप्त कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को, राज्य को 5,000 करोड़ की क्षति होने जा रही है। हमारी मांग है, एक कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते हमारा धर्म है कि आखिरकार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड
आर्थिक में पिछड़ा हुआ है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार के बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बुधवार को कद्दावर नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के घर पहुंचने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आर्य रुद्रपुर में अलायंस कॉलोनी स्थित उनके घर निजी मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस मुलाकात के बाद राजकुमार ठुकराल के जल्द कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि राजकुमार ठुकराल से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और वह अपने छोटे भाई से मिलने यहां पर आए हुए थे। तो राजकुमार ठुकराल ने भी फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन करने की बात से इनकार किया है, लेकिन मार्च 2023 में बड़ा फैसला लेने के संकेत भी दे दिए हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की वीडियो वायरल होने के बाद एक और जहां बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसकी जांच बिठाई है, तो दूसरी ओर उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा है। उन्होंने मांग की है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर तीर्थ यात्रियों के लिए क्लॉक रूम बनाकर उनके मोबाइल, पर्स, कैमरे रखने की व्यवस्था की जाए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को पत्र लिखकर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के निकट क्लॉक रूम बनाने का सुझाव दिया है, ताकि मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे तीर्थ यात्रियों के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग इत्यादि वहां जमा हो सके। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में आयोजित अखाड़ा परिषद की बैठक में काली पोस्टर मामला जमकर गूंजा। अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी गुट के इस बैठक में पहुंचे हुए थे। कई अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है। संतों के अनुसार लगातार ऐसी कोशिशें करके हिंदू धर्म को न केवल बदनाम किया जा रहा है, बल्कि समाज को सांप्रदायिकता की आग में भी ढकेला जा रहा है। लिहाजा इसके निर्माताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे हिंदू देवताओं के ऊपर जो चित्र बना करके, जैसे माता जी का एक चित्र आज मैंने देखा है टीवी में, कल काली माई का एक प्रतिमा का वो दिखाया गया सिगरेट पीते हुए, तो ये हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान जिन्होंने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और शासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो विषय आज समाज में चल रहा है, सांप्रदायिकता जो तनाव की ओर ले जाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, ये भी एक ऐसा ही विषय है जो कल तनाव ना बढ़े, इसके लिए भारत में कानून है। और जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म या जो कुछ बनाया है, उस पर भारत सरकार को, जो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड जो बना हुआ है, उसको रोक लगानी चाहिए और भारत में इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। हम लोग अखाड़ा परिषद के माध्यम से इसका। रामनगर के ढेला निवासी सीआईएसएफ के जवान दीपक अधिकारी की काठमांडू के भारतीय दूतावास में गोली लगने से मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना दूतावास के अधिकारियों ने दूरभाष के माध्यम से परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच मृत जवान का पार्थिव शरीर सेना के जवान लेकर उनके आवास पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दीपक को विदाई दी। इधर मृतक जवान के छोटे भाई धीरज अधिकारी ने अपने भाई की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार NSPC बनवासा में सेवारत हूँ। मुझे आदेश मिला कि आपको दिनांक 5 तारीख को जाकर के जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था। परसों सुबह हम पे कॉल आई वहाँ से कि आपके भाई की जहाँ पे बॉडी मिली हुई है, तो अब उनके द्वारा कुछ कहा गया है, हमें कुछ और लग रहा है। अभी मामला संदिग्ध है, अभी जब इसकी हम जांच बैठाएंगे, अब उसमें जो भी फैसला होगा फिर वही चीज़ हुई होगी। काशीपुर पुलिस ने अनैतिक कार्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाज रोड स्थित कैफे पर छापेमारी की, जहां युवतियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैफे के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। रोबी मैडम यहाँ भी है।
ये प्रिया मॉल है काशीपुर में। इसमें काफ़ी समय से शिकायत आ रही है कि मतलब इल्लीगल तरीके से यहाँ पर केबिन चलाए गए हैं, कैफ़े के नाम से रेस्टोरेंट खोले गए हैं या खाने पीने को लेकर के वहाँ पर अधिकांश जो है पर्दे लगा करके जोड़े बैठाए जाते हैं और जहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। काफ़ी समय से हम इसमें रैकी कर रहे थे और इसमें आज हमने यहाँ छापामारी करी की और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जो संयुक्त यहाँ के काशीपुर के हैं और कटरा चौकी इंचार्ज के सब ने मिल करके छापामारी की। तो बादशाह एक कैफ़े है, इसमें 3-4 जोड़े हमें उसमें मिले हैं आपत्तिजनक स्थिति में और आपत्तिजनक सामान भी हमें मिला है। इनके खिलाफ हम कार्रवाई। अब खबर उत्तराखंड के चंपावत जिले से है, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने तहसील दिवस के मौके पर जन सुनवाई की। जिलाधिकारी ने तहसील बारकोट के विकासखंड सभागार में लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में आए आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय से किया जाए। साथ ही आमजन की शिकायतों का निस्तारण भी सही समय पर गुणवत्तापरक किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। तहसील बाराकोट का तहसील दिवस जो संपन्न कराया गया, तो उसमें लगभग 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें 100 से अधिक शिकायतें थी। तो अधिकतर शिकायतें पेयजल और सड़क की थी। पेयजल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी मीटिंग होनी है 17-18 जुलाई को, तो उसमें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। और जो हमारी सड़क की हैं उसमें जो माइनर वर्क्स होने हैं उनको जेसीबी से जल्दी कराए जाने के, और जो बड़े वर्क्स होने हैं उनको शासन को एस्टिमेट तुरंत भेजें। और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, तो 2 पंचायत सेक्रेटरी चंपावत में 14 हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो 3 हैं यहाँ पे। तो ये जो इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए गए। 1 दिन में यहाँ पे 2 पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टिंग की जाएगी। इधर नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टेक धारक मौजूद रहे। आपको बता दें कि नैनीताल भीमताल का GIS आधारित मास्टर प्लान की तैयारी नागपुर की संस्था मैसर्स क्रिएटिव सर्किल की ओर से की जा रही है। सही कह रहे हैं। जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना, ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें, और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल स्टेशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे। तो उसकी तो अगली बैठक होगी। ये पहली डिपार्टमेंट वाली बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से ये देखना था कि जो विभाग है उनकी क्या ज़मीन की ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि फ्यूचर में इसके लिए ज़मीन अभी से आरक्षित करनी हो। जैसे एग्जांपल, क्या सब स्टेशन बनना है, क्या हमारे पास स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, क्या लाइब्रेरीज हमारे पास होनी चाहिए, क्या और अस्पताल के लिए लैंड रखनी है, सीवर अगर सीवर लाइन एक्सपैंड होनी है तो STP के लिए लैंड चाहिए। तो उसकी बैठक आज मोटे तौर पर थी। और आप जानते हैं कि नैनीताल में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो हम कहाँ पर लैंड रिजर्व करें पार्किंग के लिए, वहाँ पर और कुछ ना बन सके, वो लैंड उसी के लिए रिजर्व रहे। इस सब पे चर्चा हुई है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संविदा कर्मचारियों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की है। बैठक किच्छा विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान संविदा कर्मचारियों को 1% का महंगाई भत्ता दिए जाने और ITI प्रशिक्षण प्राप्त मीटर रीडर को कुशल श्रेणी का वेतन दिए जाने की मांग उठाई गई। अपने समक्ष देखेंगे कि उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की आज यहाँ मीटिंग थी और इससे जो हम लोग संविदा कर्मचारी हैं अपनी महंगाई को देखते हुए हमारे वेतन भत्तों की बढ़ोतरी जो नहीं हो रही है उसके लिए हमारी आपस की एक मीटिंग थी कि हम सरकार को और विभाग को अपने ज्ञापन दें। उसी की आज हमारी तैयारी चल रही थी। पिछले जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उन्हीं सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा भी थी कि उसमें हमें आगे किस तरीके से हैंडल करना है। सरकार जो अपना पक्ष नहीं रख रही है काफ़ी लंबे समय से, उसके विषय में भी हमारी थी कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ताकि हम कर्मचारियों को उनके अधिकार का लाभ दिला सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 TV। नमस्कार।